हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशनिक इकोनॉमिक्स। यथा तक कि इस सीरीज के अंदर हम देखेंगे आज भारतीय लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षिका और उसी के साथ साथ 2024 में राज्यसभा के सांसद के रूप में जिन्हें सम्मानित किया गया और उसी के साथ साथ वो जाने जाते हैं भारत की पहली महिला इंजीनियर जो टेल्को में काम कर रही थी। इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष हम बात कर रहे हैं सुधा मूर्ति इनके बारे में। कुछ लोग होते हैं जो स्वनिर्मित होते हैं, लेकिन उसका रहन-सहन बहुत ही साधारण होता है। जब वे लोग दूसरे सामान्य लोगों के साथ मेल-जोल खाते हैं, तो इनके धन का आभास दूसरे लोगों को कभी भी नहीं होता और ना ही वे इसका एहसास भी दिलाते हैं। भले सफलता आसमान छू ले, लेकिन उनके पैर अभी भी ज़मीन पे जुड़े होते हैं। इतनी बड़ी उपलब्धियाँ के हासिल करने के साथ-साथ वे लोग अपनी संस्कृति को कभी भी नहीं भूलते हैं। वे अपने पेशे के साथ-साथ दैनिक जीवन में अपनी संस्कृति को हमेशा बचाए रखने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही पर्सनालिटी ये सुधा मूर्ति की होती है और इनके जीवनी के बारे में आज हम विस्तार के साथ जानने की कोशिश करेंगे। सुधा मूर्ति इन्होंने कन्नड़, मराठी और अंग्रेजी भाषा में एक लेखिका के रूप में अपना नाम कमाया है। वो मुख्य रूप से अपने परोपकारी कार्यों के लिए जानी जाती है। वे वर्तमान काल में इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है और उसी के साथ इन्फोसिस के सह संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति की वे पत्नी है। सुधा मूर्ति इन्होंने 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की शुरुआत की और आज वह इन्फोसिस फाउंडेशन की ट्रस्टी और पीजी सेंटर बंगलोर यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर के बतौर काम कर रहे हैं। उन्होंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है। उन्होंने कई किताबें लिखी और प्रकाशित भी की, जिनमें 2 यात्रा वृत्तांत, 2 तकनीकी किताबें, 6 उपन्यास और 3 उपदेशात्मक किताबें शामिल हैं। सुधा मूर्ति ने कर्नाटक के सभी स्कूलों में कंप्यूटर और पुस्तकालय की सुविधा में शुरू करने के लिए एक साहसी कदम उठाया है। कंप्यूटर विज्ञान को बढ़ावा दिया है। उसी तरह से उन्होंने 1995 में रोटरी क्लब के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार भी उनको मिला। सुधा मूर्ति को उनके सामाजिक कार्यों और कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा के साहित्य के योगदान के लिए जाना जाता है। डॉलर डॉटर इन एक उपन्यास जो उन्होंने मूल रूप से कन्नड़ में लिखा था और बाद में डॉलर बहू के रूप में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। 2001 में जी टीवी द्वारा एक टेलीविजन नाटक श्रृंखला में रूपांतरित ये नाटक किया गया और सुधा मूर्ति ने मराठी फिल्म पितृरूप और कन्नड़ फिल्म में प्रेरणा के रूप में भी काम किया है। सुधा मूर्ति इनका जन्म 19 अगस्त 1950 में सर्जन डॉक्टर आर.एच. कुलकर्णी और विमला कुलकर्णी इनके घर कर्नाटक राज्य में शिग्गांव में हुआ था। सुधा मूर्ति इन्होंने बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई किया था। उनने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया ही और तत्कालीन कर्नाटक के मुख्यमंत्री देवराज उर्स इनसे उन्हें स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ-साथ उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान में कंप्यूटर विज्ञान में एमई किया और उसमें भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और भारतीय इंजीनियरिंग संस्थान में स्वर्ण पदक भी प्राप्त कर लिए। सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति के 2 बच्चे हैं। उनकी बेटी अक्षता मूर्ति पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी है। अक्षता को ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय फैशन डिजाइनर के रूप में भी माना जाता है। उनके बेटे रोहन मूर्ति अमेरिका स्थित सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म सोरोके के संस्थापक है, जो ऐसे डेटा को सार्थक जानकारी में बदलने में मदद करते हैं। रोहन मूर्ति ने भारत में मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी की स्थापना की, जो अमेरिकी संस्कृत विद्वान शेल्डन पोलक के नेतृत्व में क्ले संस्कृत लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट का हिस्सा बना था। उनकी पत्नी अपर्णा कृष्णन सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी के.आर. कृष्णन और पूर्व बैंकर सावित्री कृष्णन की बेटी है। सुधा मूर्ति जी एक बहुत ही प्रभावशाली लेखिका मानी जाती है। सुधा मूर्ति ने अपने जीवन के अनुभवों को किताबों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उन्होंने आम आदमी की पीड़ाओं को दर्शन दर्शन देते हुए कई 8 उपन्यास लिखे हैं। इन सभी उपन्यासों में महिला पात्र बहुत ही मजबूत और सिद्धांतवादी दिखाया गया है। उन्होंने तकनीकी किताबें, यात्रा किताबें, लघु कथाएं और गैर काल्पनिक रचनाओं के संग्रह के साथ-साथ अंग्रेजी और कन्नड़ में बच्चों की किताबें भी लिखी है। सुधा मूर्ति ने पुस्तक को सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। वैसे ही सुधा मूर्ति को 2006 में साहित्य के लिए नारायण पुरस्कार, 2006 में पद्मश्री, 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। इसके अलावा 2011 में
कर्नाटक सरकार द्वारा कन्नड़ साहित्य में उत्कृष्टता के लिए अमिताभे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 29 साल की उम्र में सुधा मूर्ति ने अपनी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत की। अपनी पहली किताब महाश्वेता प्रकाशित करने के लिए उन्होंने अमेरिका गए, जिसे उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति को समर्पित किया है। तब से वे एक प्रसिद्ध भारतीय लेखिका के रूप में प्रमुखता के रूप से उभरी है। अपनी दिल छूने वाली कहानियां के लिए वो प्रसिद्ध है। मानवीय मूल्यों, सामाजिक मुद्दों और अपनी रोजमर्रा की अनुभवों के साथ उनके विषय में ये आधारित उनकी किताबें होती है। उनकी किताबों में से वाइज एंड अदरवाइज, द डे आई स्टॉप द ड्रिंकिंग मिल्क, डॉलर बहू, द ओल्ड मैन एंड हीज गॉड और उसी के साथ साथ हाउस ऑफ द कार्ड्स जैसी किताबें ने अपनी सादगी, प्रामाणिकता और भरोसेमंद किरदारों की वजह से सभी उम्र के पाठकों को खूबसूरत ये बनाया है। वयस्कर लोगों के लिए लिखी गई अपनी कहानियों के अलावा सुधा मूर्ति ने भारतीय पौराणिक कथाओं में पुनः कहने के लिए और बच्चों के लिए लिखने का भी काम किया है। उन्होंने द बर्ड विद द गोल्डन विंग्स, द मैजिक ड्रम एंड द अदर फेवरेट स्टोरीज और उसी के साथ ग्रैंड मास बैक ऑफ द स्टोरीज जैसी किताबें लिखी है, जो युवा पाठकों के लिए प्रसिद्ध है। सुधा मूर्ति द्वारा लिखित महाश्वेता ये उनकी पसंदीदा किताबों में से एक है। ये पुस्तक भ्रम और विश्वासघात के ग्रस्त दुनिया से साहस और लचीलेपन की एक प्रेरक कहानी है। महाश्वेता किताब में अनुपमा नाम एक लड़की की कहानी बताई गई है। इस कहानी में अनुपमा का शादीशुदा महिला है, वो अपने पति द्वारा त्याग दी जाती है और सामाजिक कलंक को मिटाने के लिए मुंबई आती है। यहाँ सफलता, सम्मान और उसके साथ साथ उसकी ज़िंदगी में कई सुख भरी कहानी लिखी जाती है। यही कहानी महाश्वेता में बताई गई है। सुधा मूर्ति ने वाइज एंड अदरवाइज में सुधा मूर्ति की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब मानी गई है। यह एक गैर काल्पनिक किताब है जिसमें वास्तविक जीवन की घटनाओं से 50 विजेट्स का संग्रह बनाया जाता है। इस किताब में सुधा मूर्ति ने देश भर के लोगों के बारे में कुछ मार्मिक और आंखें खोल देने वाली कहानियां सुनाई है। इसके साथ साथ किताबें में उदारता के लिए अविश्वसनीय उदाहरण में भी जिक्र की गई है। यह किताब 2022 की गई थी। सुधा मूर्ति की पुस्तक वाइज एंड अदरवाइज की अंग्रेजी में 30,000 से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी है और इसका सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में से अनुवाद किया गया है। साड़ी खरीदना कई महिलाओं का एक अंतरंग विषय है। साड़ियाँ इतने प्रकार की होती है कि महिलाएं उन्हें खरीदने का लोभ रोक नहीं पाती है। कई भारतीय महिला हर कार्यक्रम के लिए अलग-अलग साड़ी की पैटर्न से साड़ी खरीदना चाहती है, चाहे वो शादी हो या जन्मदिन हो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि साड़ियाँ खरीदना उनका शौक बन जाता है। लेकिन भारत में एक ऐसी भी महिला है जो बेशुमार दौलत के बावजूद भी गए 30 सालों से अपनी कमाई से एक भी साड़ी खरीद नहीं पाई है। इससे आप जानकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन ये सच है। यह महिला और कोई नहीं बल्कि इन्फोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति जी है। सुधा मूर्ति ने करीब 700 करोड़ की संपत्ति उनकी मालकिन है। अगर वे चाहे तो हर दिन एक नई साड़ी पहन सकती है, लेकिन खरीदने की चाहत से वे बावजूद भी वे खरीद नहीं सकते हैं। इसके पीछे का वजह भी वैसे ही दिलचस्प है। गए 30 सालों से सुधा मूर्ति ने अपने लिए कोई भी साड़ी नहीं खरीदी है। इसका कारण भी वैसा ही है। सुधा मूर्ति अपनी बहन, करीबी रिश्तेदारों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा दान की गई साड़ियों पहनती है। एक समय ऐसा था जब सुधा मूर्ति को शॉपिंग का बहुत ही शौक था और वह तरह तरह के कपड़े खरीदती थी। लेकिन अब वे अपनी नो शॉपिंग पॉलिसी से बहुत ही खुश है। उन्होंने काशी में एक ऐसा वचन लिया था। सुधा मूर्ति ने 30 साल पहले जब वाराणसी गई थी, तब उस समय काशी के पवित्र स्थान पर उन्होंने अपने दिल से सबसे प्रिय चीज को त्यागने का फैसला किया और वह प्यार था साड़ी खरीदने का। तब से उन्होंने नई साड़ी नहीं खरीदी है। आज भारत में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी अपनी सफलता पा रही है। वे परंपरागत रूप से पुरुषों के व्यवसाय माने जाने वाले क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही है। देश की सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ी कंपनियों में से एक टाटा ग्रुप भी कई सालों तक अपनी बेहद रूढ़िवादी मानसिकता के तहत काम कर रही थी। लेकिन एक महिला के पत्र ने सालों तक चली आ रही इस प्रथा को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई है। उस महिला का नाम सुधा मूर्ति है। सुधा मूर्ति टाटा मोटर्स की पहली महिला इंजीनियर के रूप में काम करने वाली महिला बनी। एक ऐतिहासिक बदलाव इस कंपनी ने दिया है। सुधा मूर्ति जब बंगलोर के प्रसिद्ध संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में
एमटेक की पढ़ाई कर रही थी। उसी समय फाइनल ईयर के उनके लास्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन करते समय उस समय इंस्टीट्यूट में नोटिस बोर्ड लगा था और ये एडवर्टाइजमेंट थी। उस समय के पुणे के प्रसिद्ध टेल्को कंपनी में इंटर्नशिप के लिए इंजीनियर ऑफिसर की वैकेंसी निकली थी। एजुकेशनल की क्राइटेरिया में सबसे नीचे लिखा गया था कि महिलाओं ने इस पद के लिए आवेदन ना करें। अपनी जिद से इंजीनियर कॉलेज जाकर कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मांगते हुए कोई भी अपने अपने काबिल हुनर पे क्लास में पहले आने वाली सुधा उस समय में जोशीले स्वभाव के कारण प्रसिद्ध थी। उस सेंटेंस के लिए महिलाओं के लिए हुनर की कोई भी अहमियत नहीं और यह तो महिला जाति पर अन्याय है। इस पर जवाब पाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण समझा। उन्होंने टेल्को को यह टाटा कंपनी है जो उनके वरिष्ठ अधिकारी जे.आर.डी. टाटा है, उनके इस बात का जवाब उनको मिलना चाहिए और इसके उचित उन्होंने समझा। इस तरह से जे.आर.डी. टाटा के नाम से उन्होंने एक पोस्ट कार्ड लिया और उस पोस्ट कार्ड पर उन्होंने जे.आर.डी. टाटा को खड़े बोल सुनाए। टाटा ने इस देश के इंजीनियरिंग और हेवी इंडस्ट्री, केमिकल सेक्टर और बहुत सारे सेक्टर में उद्योग क्षेत्र में अपनी शुरुआत की और दूरदृष्टि यही उनकी टाटा की मानी जाती है। इस पोस्ट कार्ड में उन्होंने लिखा कि एजुकेशन बेस पे इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉन्स्टिट्यूशन दे सकती है, तो टाटा जेंडर बेस पे भेदभाव क्यों कर रहा है? अगर महिलाओं को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो वे अपने आप को किस तरह से क्षमता उनकी साबित कर सकते हैं? 20-22 उम्र की सुधा मूर्ति ने सारे जोश से ये सवाल जे.आर.डी. टाटा को पूछा और पोस्ट कार्ड भेज दिया। इसका परिणाम कुछ भी नहीं होगा यह उनको पता था और उनको ऐसा ही लगा। भले जे.आर.डी. टाटा क्यों उनका जवाब दे सके, पर सुधा ने अपने मन को तसल्ली देने के लिए और अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए ये सब कुछ किया था। 10 दिन में टेल्को से सुधा मूर्ति को इंटरव्यू को बुलाया गया था। आने जाने का फर्स्ट क्लास का खर्चा भी दिया गया और उनको ये आंसर भी दिया। खुद जे.आर.डी. टाटा ने इसकी दखल ली और उनको इसका रिप्लाई दिया। ये उनके लिए ताज्जुब की बात थी और सुधा मूर्ति आश्चर्यचकित हो गई थी। सुधा मूर्ति ने अपने मन में ही ये तय कर लिया था कि अगर इंटरव्यू के दौरान वो अगर वहाँ जाती भी है तो उनको ये नौकरी नहीं मिल पाएगी। मिले हुए फ्री के टिकट से पुणे घूमकर अपने सहेलियों को अब उनके मनचाही चीज़ें खरीदना और पुनेरी साड़ी खरीदकर लौटने के इरादे से वे पुणे इंटरव्यू के लिए चल पड़ी। इंटरव्यू के दौरान आने जाने वाले लोगों से यह बात घूमती रही कि जे.आर.डी. टाटा को पत्र लिखने वाली यही वो लड़की है। वैसे भी यहाँ उनको कैसे नौकरी मिलेगी? यही उन्होंने अपने मन में ही ठान लिया था और उनको नामुमकिन भी लग रहा था। अपने अंदर का डर इसकी वजह से उन्होंने नष्ट कर लिया और इंटरव्यू के दौरान दिल खुलास उन्होंने बातें की। इसी दौरान अपने अनुभव और अपनी पढ़ाई उनकी सोच को देखकर चयनकर्ता ने उनका सिलेक्शन एक बतौर इंजीनियर के द्वारा यहाँ पे सिलेक्शन उनका कर दिया। इस तरह से टेल्को में सुधा मूर्ति के कारण महिलाओं के लिए नौकरी करने के दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए। इस पोस्ट कार्ड की वजह से ही एक सामान्य लड़की की सोच को काबिलियत के परिवर्तन करने वाले जे.आर.डी. टाटा प्रतिभावान संपन्न और प्रयोगशील व्यक्तिमत्व का दर्शन होता हुआ दिखाई देता है। सुधा मूर्ति ने कई वर्ष तक टेल्को में काम भी किया। काम करते समय जे.आर.डी. टाटा से उनको गिने चुने ऐसे मुलाकात भी उनकी हुई है। टेल्को छोड़ते समय जे.आर.डी. टाटा ने मुलाकात करते समय सुधा मूर्ति ने जे.आर.डी. टाटा को ये बात शेयर की कि मेरे पति एक स्वतंत्र उद्योग में शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए मैं नौकरी छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ और हमेशा के लिए पुणे जा रही हूँ। पता नहीं इसमें मैं कामयाब होंगी या नहीं होंगी। तब जे.आर.डी. टाटा ने बड़े पॉजिटिव ब्लेस देते हुए कहा, कोई भी अच्छी शुरुआत करते समय नकारात्मक भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। कोई भी अच्छी शुरुआत करते समय कामयाबी मिलेगी यह तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, तब जाके तुम्हें कामयाबी मिलेगी। पर आप समाज से कुछ पाते हैं तो समाज का ऋण रूप में आपको फिर से देना है, यह आप कभी भी नहीं भूले। ऐसी शुभकामनाएं जे.आर.डी. टाटा ने सुधा मूर्ति को उस समय दी थी। इन्फोसिस की आज देश की अग्रणी आईटी कंपनी में से एक कंपनी मानी जाती है। इसकी स्थापना 1981 में नारायण मूर्ति और उनके इंजीनियर दोस्त के द्वारा स्थापित की गई थी। कंपनी में आज लाखों लोग कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के नारायण मूर्ति ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से 10,000 रुपये लेकर इस कंपनी की स्थापना की थी। नारायण मूर्ति ने एक दिलचस्प किस्सा भी कहा था कि उन्होंने इन्फोसिस की शुरुआत कैसे की थी। नारायण मूर्ति ने 19 अगस्त 1976 में अपनी पत्नी सुधा मूर्ति के जन्मदिन पर अपनी नौकरी का इस्तीफा देके ये शुरुआत की थी। उसी समय नारायण मूर्ति ने सुधा मूर्ति से बताया कि उन्होंने नौकरी का इस्तीफा दिया है।
सुधा मूर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हमारे पास आजीविका के जो भी साधन है, हम उससे गुज़ारा करने में कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इन्फोसिस के उभरते समय में नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति मुंबई के बांद्रा के एक किराए के अपार्टमेंट में रहते थे। नारायण मूर्ति का कहना है कि उनकी पत्नी सुधा मूर्ति उनकी सबसे बड़ी ताकत है और वे हर मुश्किल समय में उनके साथ जमकर खड़ी थी। अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों के साथ काम करने के बाद सुधा मूर्ति का मानना है कि उनकी असली लक्ष्य दूसरों की सेवा करना है। वे कहते हैं कि 2 दशक पहले जब उनकी बेटी ने उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में विचारणा की, तब उन्हें एक नया नज़रिया मिला और नया उद्देश्य मिला। इन्फोसिस फाउंडेशन के साथ-साथ एक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने वंचित और ज़रूरतमंद लोगों की सशक्त बनाने की दिशा में काम करना उचित समझा। पुरस्कार विजेता लेखिका के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा, कला, संस्कृति के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने के साथ-साथ लोगों को सशक्त बनाने और देश का विकास करने में उनका अहम रोल निभाता हुआ दिखाई देता है। 1981 में स्थापित इन्फोसिस एक अग्रणी भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम है जो व्यवसाय परामर्श, सूचना प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग की सेवा प्रदान करती है। पुणे में इन्फोसिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सफर नारायण मूर्ति के नेतृत्व में हुआ था। आज इन्फोसिस के 50 से भी अधिक देशों में उपस्थिति के साथ साथ एक वैश्विक संगठन बनाया गया है। उनका मुख्यालय भारत के व्यस्त तकनीकी केंद्र बंगलोर में है। 2023 तक कंपनी के पास दुनिया भर में 3 लाखों से ज़्यादा अधिक कर्मचारियों का कार्यबल होगा, जो इस भारतीय आईटी लीडर कंपनी का महत्वपूर्ण बताती है। क्षेत्र में सबसे बड़े नियोक्तों में से एक उनका प्राबल्य बताता है। इन्फोसिस अपने प्रौद्योगिकी समाधानों और नैतिक व्यवसायिक प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। इन्फोसिस की कंपनी की लीडरशिप में टीम में नंदन एम नीलेकनी, जो बोर्ड के सह संस्थापक और अध्यक्ष बने, और सलील पारेख, जो सीईओ और एमडी जैसे उद्योग के दिग्गज शामिल भी इन्फोसिस में हुए थे। कंपनी की सफलता के उसके प्रभावशाली बाजार पूंजीकरण में परिलक्षित होती है, जो जनवरी 2023 तक 6.21 ट्रिलियन रुपए से अधिक है। ये इन्फोसिस की भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी में से एक मानी जाती है। इन्फोसिस के कई मायनों में अग्रणी है। यहाँ 1999 में वो नैस्डैक के सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी थी, जो वैश्विक मंच पर भारतीय आईटी उद्योग क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई थी। कंपनी को अपनी कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के लिए भी मान्यता मिली है, जिसके आईसीआरए एजेंसी में उच्चतम क्रेडिट रेटिंग प्राप्त उन्होंने किया है। इन्फोसिस ने अपने शुरुआती दिनों में ग्राहकों के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन के अत्याधुनिक समाधान पेश करने के लिए तथा इन्फोसिस लगातार प्रौद्योगिकी के मामले में आगे रही है। उनकी ग्राहक सूची में विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया के कुछ सबसे बड़े निगम शामिल है, जो कंपनी की बहुमुखी प्रतिमा और विशेषज्ञता को प्रदर्शित करती हुई दिखाई देती है। इन्फोसिस का इतिहास दूरदर्शी, दृढ़ता और नवीनता की शक्ति को प्रमाण साबित करती हुई दिखाई दी, इसलिए इन्फोसिस सक्सेस होता हुआ दिखाई दिया है। दूरदृष्टि, दृढ़ता और विचारों के मामलों में इन्फोसिस का इतिहास उल्लेखनीय है। पुणे में साधारण शुरुआत करते लेके वैश्विक आईटी क्षेत्र तक पहुंचने वाला एक पावर हाउस बनने से लेकर इन्फोसिस ने भारत के वैश्विक प्रौद्योगिकी मानचित्र पर आगे आने तक महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई है। जैसे कि हमने इस लाभांश और लाभांश इतिहास से देखा है कि इन्फोसिस ने लगातार अपने शेयरधारकों के लिए मूल्य बनाया है। कंपनी अपने पेशकर्ताओं में विविधता लाई है और अपनी विभिन्न सहायता कंपनियों के माध्यम से अपनी वैश्विक पहुंच भी विस्तार किया है। एक सफल कंपनी के अधिक इन्फोसिस की कई मायनों में अग्रणी है। कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए मानक स्थापित करना, विचारों को बढ़ावा देना और सामाजिक विकास में योगदान देना भारत की आईटी तक की उनकी यात्रा उद्योग के विकास के दर्शाता है और दुनिया भर उद्यमियों को एक प्रेरित करता है। जैसे जैसे इन्फोसिस आगे बढ़ती है, ये प्रौद्योगिकी और व्यवसाय के भविष्य को आकार देने वाली जारी रखती है। इंटेलिजेंस द्वारा संचालित, मूल्यों द्वारा संचालित के लिए अपने मिशन पर कायम रहती है। इन्फोसिस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और ये अगला अध्याय उनकी ही रोमांचक होने वाला वादा करने में सक्षम है। सुधा मूर्ति जी ने एक प्रसिद्ध भारतीय लेखिका, समाज सेविका और एक इंजीनियर के बतौर अपने सामाजिक कार्यों, विशेष रूप में सामाजिक मुद्दों और मानवीय मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए।
उन्होंने भारत में शिक्षा, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। सुधा मूर्ति जी का कहना है कि अपनी तुलना दूसरों के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपकी क्लास में किसी बच्चे को आपसे ज़्यादा नंबर आते हैं, तो आप दुखी ना हुए। हो सकता है कि वो पढ़ाई में अच्छा ना हो और दूसरे स्पोर्ट्स में अच्छा हो। हर बच्चे की काबिलियत अलग-अलग होती है, इसलिए खुद की दूसरों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। सुधा मूर्ति हमेशा कहती है, आप अपने ऊपर, अपनी काबिलियत एवं अपनी क्षमता पर भरोसा करें। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते हैं, तो फिर कोई भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अपनी योग्यता पर भरोसा करें और आत्मविश्वास रखें। सुधा मूर्ति का कहना है कि हमें ज़िंदगी भर सीखना चाहिए। ये दुनिया लगातार बदलती रहती है और बदलते समय के साथ-साथ हमें अपने आप में भी बदलाव लाना ज़रूरी है। उसी के साथ आप जितना ज़्यादा सीखेंगे, उतने ही बेहतर तरीके से जिएँगे और अपनी ज़िंदगी सुफलाम बना पाएँगे। आपको कभी भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए। सपने को पूरा करना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, समय क्यों ना लगे, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और मेहनत करते ही रहेंगे, तो आज ना कल आपको आपकी मंज़िल ज़रूर मिल पाएगी। इस तरह से आज के वीडियो में हमने देखा कि सुधा मूर्ति ने किस तरह से अपनी लाइफ में कैसे अचीवमेंट को हासिल किया, इन्फोसिस को खड़ा किया, इन्फोसिस फाउंडेशन के साथ साथ जिंदगी में ज़रूरतमंद लोगों को किस तरह से उन्होंने सहायता की है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने सुधा मूर्ति के व्यक्तिमत्व को जानने की कोशिश की। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू।